आज के इस एपिसोड को देखने के बाद आप खुद से भी सवाल पूछेंगे कि आखिर इस समाज को हो क्या गया है, और शायद यह कहानी सुनते वक्त भी आपके हाथ पैर और रूह कांप जाएगी। यह कहानी एक समाज सेविका की है जिसने 8 साल पहले से समाज सेवा को इसलिए चुना ताकि वो समाज के निचले तबके के लोगों की सेवा कर सके, उन्हें ऊपर उठाने का काम कर सके। और इन्हीं समाज के निचले तबके के कुछ दरिंदों ने उसे ऐसा जख्म दिया कि अब वो जिंदगी भर उसे भूल नहीं सकती। फिलहाल तो वो खतरे से बाहर है, लेकिन उसकी जिंदगी पर लगे काले धब्बे से जूझ रही है और पता नहीं कि वो इस काले जख्म को कभी भुला भी पाएगी। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के निर्भया कांड की तरह ही एक केस की, जो 10 और 11 अक्टूबर की रात होती है, जिस दौरान एक ऐसा वाकया होता है जिसे जानने के बाद पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। 11 अक्टूबर को देर रात तकरीबन 3:15 में दिल्ली पुलिस को एक कॉल आती है। यह कॉल दरअसल एक नौसेना के अधिकारी की कॉल होती है। इस कॉल के दौरान उस अफसर ने दिल्ली पुलिस को बताया कि उसे सड़क पर एक ऐसी महिला चलती हुई दिखाई दी जिसके निजी अंगों से ब्लीडिंग हो रही है और ऐसा लग रहा है जैसे उसके साथ गैंगरेप जैसी वारदात हुई है। दिल्ली पुलिस तुरंत आनन फानन में गैंग रेप की एक एफआईआर दर्ज करती है। उसके बाद अफसर की बताई गई उस लोकेशन पर पहुंचती है जो लोकेशन बताई गई थी, और वो है सराय काले खां। दिल्ली पुलिस जैसे ही इस लोकेशन पर पहुंचती है, वहां से एक महिला जिसकी एज लगभग 34 साल है, सुनसान सड़क पर नंगी हालत में मिलती है। दिल्ली पुलिस तुरंत उसे गाड़ी में बैठाकर उसे नजदीकी अस्पताल एम्स में एडमिट करवाती है। एम्स में इस लड़की का इलाज चलता है और वो अपनी जिंदगी और मौत से जूझती रहती है। लेकिन पुलिस को तलाश थी उन दरिंदों की जिन्होंने इस गिरी हुई घटना को अंजाम दिया था, क्योंकि सबूत कुछ नहीं था, सिर्फ एक पीड़िता थी जो बोलने में भी असक्षम थी। पुलिस को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि पीड़िता ने डॉक्टर को सिर्फ ये बताया कि कई लोगों ने मिलकर उसकी इज्जत लूटी है। पुलिस ने फिर विक्टिम की बैकग्राउंड खंगालना शुरू किया तो पता चला कि ये लड़की दरअसल उड़ीसा की रहने वाली है और इसने सोशल वर्क में एमए कर रखी है। ये लड़की उड़ीसा में तकरीबन 8 साल से समाज सेवा का काम कर रही थी। वो समाज के नीचे तबके के लोगों को मदद कर रही थी ताकि वो समाज में उठ सके, जागरूक हो सके। लेकिन शायद उसे ये नहीं पता थी कि इन्हीं नीचे तबके के कुछ लोग उसे ऐसा जख्म देंगे कि शायद वो इस जन्म में कभी भूल नहीं पाएगी। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि इस महिला की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने 9 मई को वो बिना अपने फैमिली को बताए वो उड़ीसा से दिल्ली आ गई थी। उसने दिल्ली में कुछ दिनों तक अपने फ्रेंड्स के पास स्टे किया, लेकिन दिमागी हालत सही न होने की वजह से वो अपने दोस्तों का घर भी छोड़कर चली गई। अब वो कभी फुटपाथ पर, तो कभी रेलवे स्टेशन पर, तो कभी मेट्रो स्टेशन के पास रहने लगी थी और किसी तरह से वो अपना गुजर बसर कर रही थी। दिल्ली पुलिस ने एक महिला कांस्टेबल और एक उड़िया नेटिव को लगाया उससे बात करने के लिए। लेडी कांस्टेबल एक समाज सेविका बनके और एक ओडिया नेटिव महिला एक नर्स बनके उस पीड़िता से बात करती है और उससे भरोसा जीतती है। बातचीत के दौरान पीड़िता रो पड़ती है और वो कहानी बताती है, जिसके बाद उस पुलिस महिला की भी आंखें जो है वो अपने आप आंसुओं से भर जाते हैं। दरअसल पीड़िता बताती है कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है और गैंगरेप करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके बताए गए बयान के मुताबिक एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैर नहीं, एक ऐसा इंसान जो कबाड़ी का काम करता है और एक ऐसा व्यक्ति जो ऑटो चलाता है। इन 3 लोगों ने मिलकर उस लड़की का न सिर्फ जिस्म को नोच खाया था बल्कि उसके रूह को भी। 10 अक्टूबर को तकरीबन सुबह 10 बजे दिल्ली पुलिस को वो महिला ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम से निकलते दिखती है। और 10 अक्टूबर की रात जब उसे कहीं जगह नहीं मिलती है रात बिताने के लिए, तो वो एक सुनसान सड़क के किनारे बैठी रहती है और ठीक उसके नजदीक एक कबाड़ी वाले का दुकान रहता है। 11 से 12 बज रहे होंगे और कबाड़ी वाला अपना दुकान बंद कर रहा था। तभी उसकी नजर सामने बैठे उस लड़के पर जाती है। देखने से उस लड़की की दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही थी और इसी मौके का फायदा उठाने के लिए उसके अंदर का राक्षस, शैतान, दरिंदा जाग उठा। और उसका एक दोस्त होता है जो शरीर से दिव्यांग लेकिन अपने दिमाग और सोच से शैतान और राक्षस है। इसका नाम है शमसुल और पहला जो कबाड़ी वाला है उसका नाम है प्रमोद। यह दोनों उसे खींचकर उस लड़की को, जो उस वक्त केवल आसरा ढूंढ रही थी किसी प्रकार से अपना रात गुजारने के लिए, ताकि सुबह हो तो वो कहीं और पर जा सके,
आईटीओ के पास का यह इलाका था और यह दोनों राक्षस उसे खींच के झाड़ियों में ले जाते हैं। उसके बाद उसके साथ गैंग रेप करते हैं। इन दोनों को वहीं पर खड़ा यानी उसी साइड से होता हुआ एक ऑटो वाला जा रहा था। इसका नाम है प्रभु। यह दरिंदा जैसे इन दोनों को देखता है लड़की के साथ गैंगरेप करते हुए, वो भी वहां पर पहुंच जाता है और उसके बाद यह भी उसमें शामिल हो जाता है। इन तीनों दरिंदों ने फिर उसे ऑटो में डालकर उसे राजघाट के ठीक पीछे एक सर्विस रोड पर ले जाता है और वहां पर भी एक बार फिर से दुष्कर्म करता है। बार बार जबरदस्ती होने के कारण महिला अपनी दिमागी संतुलन पूरी तरह से खो देती है। वो पूरी तरह बदहवास हो चुकी थी। उसे कुछ भी पता नहीं कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा। यह दरिंदा अर्धनग्न हालत में उसी रोड पर उसे पटक कर फिर भाग जाता है। इसके बाद वो किसी तरीके से उठती है और वो जब सड़क पर चल रही होती तो उसके निजी अंगों से लगातार ब्लीडिंग हो रही होती है। सोचिए, वहां से गुजरने वाले हजारों गाड़ियां, हजारों लोग थे। उन्होंने देखा लेकिन एक बार भी इतनी जहमत नहीं की कि वह या तो पुलिस को कॉल कर दे या किसी प्रकार से उस महिला को सहायता करे। उसके बाद एक नौसेना का अधिकारी होता है जो देखता है कि एक महिला इतनी देर रात अकेले बदहवास हालत में चल रही है और उसके जिस्म पर जख्म और खून के निशान हैं। वो तुरंत पुलिस को कॉल करता है। करीब 3:15 बजे आधी रात का समय होता है। पुलिस पहुंचती है, पीड़िता को उठाकर ले जाती है, अस्पताल में वहां भर्ती करवाती है। फिर एक महिला पुलिस को लगाती है ताकि वह किसी तरीके से जान सके कि उसके साथ क्या हुआ था। अब पुलिस के सामने ये चैलेंज था कि अपराधी कौन है और उसके पास पहुंचा कैसे जाए। इस काम के लिए पुलिस ने 700 सीसीटीवी खंगाले। उन 700 सीसीटीवी फुटेज में ही इन दरिंदों की कहानी छिपी रहती है। अब समस्या थी कि आखिर उस ऑटो वाले को कैसे पकड़ा जाए। इसके लिए पुलिस फिजिकली छानबीन और जांच करती है। हर ऑटो वाले को रोकती है और उनसे पूछताछ करती है और उसके बाद उसके नंबर प्लेट को देखती है। आखिरकार वो दरिंदा पकड़ा ही जाता है। उस ऑटो में जब हमने तस्वीरें देखी तो उस दौरान भी वही लाल कपड़ा है जिस दौरान उसके साथ गैंगरेप हुआ था। अब इस घटना के बाद सोचिए कि आखिर समाज का वो तबका जो आज भी अपनी जंग लड़ रहा है कि किस तरीके से वह 2 वक्त की रोटी खा सके, और उनमें से ही ये 3 लोग मिलकर एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं और ऐसी जिंदगी बर्बाद करते हैं जो खुद निकलती है इन लोगों की जिंदगी संवारने के लिए। पढ़ी लिखी लड़की जीत करके उड़ीसा से आती है। उसके माँ बाप ने रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी कि उनकी लड़की नहीं मिल रही है, लेकिन अब जब लड़की मिली तो इस हालत में, और वो अभी भी इस अवस्था में नहीं आ पाई है जिसमें वो इसमें सक्षम हो सके कि वो सही तरीके से बता सके कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। अब पुलिस के सामने चैलेंज ये है कि इन तीनों को, जो कथित तौर पर दरिंदे हैं, इनको सजा दिलाए और इस पीड़िता को न्याय दिलाए। आए दिन हमारे समाज में इस तरह की घिनौनी वारदात को अंजाम दिए जा रहे हैं। सरकार को इस बात पर सोचना चाहिए कि कैसे इस तरह की घटना को रोका जा सके, और हमें भी एज ए सोसाइटी फर्ज बनता है कि हम भी लोगों में जागरूकता फैलाएं। तो चलिए आज की इस क्राइम एपिसोड का एंड यहीं पर करते हैं। फिर जल्द ही मिलेंगे एक नए क्राइम एपिसोड के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह की वीडियो आपके सामने ला सकूं। थैंक यू एंड बी सेफ।